नमस्कार। टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर खींचतान चल रही है। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के खिलाफ सड़क से लेकर अदालत तक जंग लड़ने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपीएसआई 2021 भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। भर्ती को लेकर बोर्ड और अभ्यर्थियों के बीच चल रही खींचतान के बीच अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया। 178 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई और 65 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले और सवाल उठाने वाले आंदोलनरत छात्रों के वायरल पोस्ट का संज्ञान तो लिया गया, उस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को पूरी तरह से ठीक माना गया। हालांकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी मामले को गंभीरता से लिया और अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र पर स्टे दे दिया। यानी जब तक अभ्यर्थियों की याचिका पर फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी को नियुक्ति पत्र न दिया जाए, ये आदेश दिए गए। इस मामले में 29 अन्य अभ्यर्थियों की एक अन्य याचिका में लखनऊ खंडपीठ ने ही भर्ती बोर्ड से पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा था। ना कि वो हलफनामा अभी तक नहीं दिया गया, ये बात कही जा रही है। हालांकि अब परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का मेडिकल कराने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद भर्ती घोटाले के आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों का विरोध और तेज हो चला। अभ्यर्थी इस मामले की सीबीआई जांच के साथ मेडिकल प्रक्रिया को रोकने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेखपाल भर्ती मामले में भी सोल्वर गैंग की गिरफ्तारियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। यूपीएसआई भर्ती और लेखपाल भर्ती घोटाला या फिर पारदर्शी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा दूं, रंजना जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ, और राघव हैं यूपीएसआई अभ्यर्थी, संदीप परिहार भी हैं यूपीएसआई अभ्यर्थी जो कि आंदोलनरत हैं, इस भर्ती घोटाले को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राघव, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। मामला तो पूरा ये कोर्ट में है और अब इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग आपकी तरफ से क्यों की जा रही है? जी सर, सबसे पहले मेरा आपके नमस्कार। हमारी तरफ से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जी इतना पेचीदा और संगीन मामला है जिसमें अभी आपने बताया था कि कोर्ट के द्वारा हमारी एक याचिका में 7 जून को ऑर्डर दे दिया गया है कि ये भर्ती अपॉइंटमेंट लेटर पर स्टे दिया जाता है। और जी जैसा आपने बताया था, एक 28 संदीप परिहार एवं 28 अन्य की याचिका में भर्ती बोर्ड से इस भर्ती को क्लीन और पारदर्शी करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो उनके उसके बेस पर एक हल्फनामा मांगा गया है जो 28 जुलाई को मांगा गया था। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था सर। जी आज लगभग 2.5 महीना हो गया, 9 हफ्ते हो गए, फिर भी वो हल्फनामा नहीं दिया गया है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी है भर्ती बोर्ड को इस प्रक्रिया को इतनी फास्टली कराने की, जबकि 25 साल का इतिहास उठा के देखा जाए आज तक इतनी फास्ट कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की है जी जो ये वाली की जा रही है। जब इसमें इतने ज्यादा आरोप लगे हैं, 178 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलनरत छात्र हैं और जो स्कैम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं उनके वायरल किए हुए सबूतों के आधार पर की गई है, सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों पर। जी इन्होंने अतिरिक्त कोई भी इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं की है। जी तो सर इसलिए हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग उठा रहे हैं और जो 17 अक्टूबर से मेडिकल प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं भर्ती बोर्ड, उस पर स्टे लगाने की मांग कर रहे हैं। जी संदीप परिहार जी, आपका रिएक्शन इस पर क्या? क्योंकि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, तमाम तथ्य कोर्ट के सामने सर भी देखिए, है। पहले तो मैं जी टीवी 9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी इस मुहिम को इस स्तर तक लाके खड़ा किया है कि हमारी आवाज एक आम जनता तक भी पहुंच पाए। तो सर यही चीज देखते हुए सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप देख ही रहे हैं जिस तरीके की अभी चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से भर्ती के घोटाले हो रहे हैं। यूपीएसआई को आप देख लीजिए, लेखपाल को देख लीजिए, किसी भी चीज को हम देख लीजिए, जी अगर देखते हैं तो अभी आपने देखा हमने 83 डेज का मतलब लगभग 90 दिन का हम लोगों ने 90 दिन का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं निकला। बोला गया था कि बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से आप करेंगे तो योगी जी आपकी बात सुन सकते हैं। हमने वो भी करके देख लिया। जी ठीक है, अभी तक हमारे किसी स्टैंड से कोई भी चीज उग्र नहीं हुई है कि हमने कोई गलती की हो। जी अब जब हम कोर्ट में है, कोर्ट में जाने के बाद हम लोग की जो डेट लगी थी, मैं सेकंड डेट पे, जब फर्स्ट डेट पे भी गया था, सेकंड डेट पे गया था,
तो सेकंड डेट पे जो हमारे जज थे आलोक माथुर जी, उन्होंने भर्ती बोर्ड को मतलब काफी अच्छे से फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने आज तक कितनी भर्तियां क्लीन कराई हैं। जी। तो जब उनका रिप्लाई था कि हमने सर बहुत सारी भर्तियां क्लीन कराई हैं, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपने भर्ती क्लीन अगर कराई है तो आप एफिडेविट जमा कर दीजिए। तो इस बात पे वो इतना सटपटा गए थे कि आज जैसा कि राघव ने बताया कि 70 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो एफिडेविट नहीं दिया जी। है। और वो क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका रीजन आपको साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पता है कि भर्ती क्लीन नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। और अगर भर्ती निष्पक्ष है तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 1000 स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, ठीक है, एक बच्चा हमने दिसंबर में एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक बच्चा नीतीश कुमार का हमने एक स्क्रीनशॉट जो भर्ती बोर्ड भेजा था, तो भर्ती बोर्ड ने रिप्लाई में हमें कहा था ये सारी बातें भ्रामक हैं, अगर इस तरह की भ्रामकता आप समाज में फैलाएंगे तो हम आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। जी। और उसी चीज को अब जो हमने भर्ती बोर्ड में हमने कोर्ट में केस डाल दिया, तो उसी को आपने सही मान लिया और सही मान के आपने उस पर कार्रवाई करते हुए उसे फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया। जी। जब डीजी विश्वकर्मा जी को जब इतना ही नहीं पता कि ये सच था क्या झूठ था, सिर्फ दबाव में आके चीजें की जा रही, जिस तरीके से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए चीजें सॉल्व करके दिखा देते हैं कि हमने ठीक कर दिया। इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि जो बच्चा जेल में है वो दरोगा बन गया, जो बच्चा जेल में है वो उसका दरोगा में नाम आता है। और डीजी विश्वकर्मा जी बकायदा प्रेस नोट के साथ बोलते हैं कि हमें इस चीज की सूचना नहीं थी। तो डीजी विश्वकर्मा जी इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद अगर उनके पास इतनी इस तरीके की सूचनाएं नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितनी इस भर्ती में ढील बरती गई है। और आज जो ढील का ही नतीजा है कि जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं घर पे बैठे हुए हैं, आज शायद जितने भी हम लोगों के साथी हैं आज 4 मतलब अप्रैल से लेकर अभी तक शायद किसी ने ठीक से भरपेट खाना भी नहीं खा पाया होगा, वो परेशानी किसी को नहीं दिखाई देती। जी, लेकिन सर बातचीत तो हुई थी भर्ती बोर्ड के बीच और आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना भाई 65 से ज्यादा गिरफ्तारी, 65 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 178 से ज्यादा गिरफ्तारी हो रही है। तो जहां जहां पर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भाई सॉल्वर गैंग का एक कारनामा है, उन पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाना, इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा आपसे भी। सर आप एक चीज मेरे को बताइए कि अगर इस पे कार्रवाई हुई है तो फिर इतनी सारी एफआईआर हुई कैसे? देखिए जो भर्ती बोर्ड है वो बोलता है कि हमने औसत पे हम लोग निरीक्षण करते हैं, ठीक है, हम लोग सडनली जाके किसी भी सेंटर पे जाके हम सारे सेंटरों पे जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, अगर औसत से निरीक्षण अगर आपका हुआ है तो किस तरीके से हुआ है? क्या आप वहां सेटिंग बिठा के आए हैं कि कहां पे चीटिंग ठीक से चल रही है, कहां पे नहीं चल रही है? और अगर आपने औसत निरीक्षण किया है तो आप ही के एफआईआर में, आप ही के प्रशासन ने एफआईआर की है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि केबल के माध्यम से सिस्टम पे बैठा के चीटिंग कराई गई, ठीक है, वहां पे कंप्यूटर बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, डोंगल बरामद हुए हैं, राउटर बरामद हुए हैं। ऐसा कैसे, ऐसा आपने ऐसा कौन सा औसत निरीक्षण किया है कि ये चीजें सामने नहीं आ पाई? यानी कि आप लोग ऐसा लगता है कि आप सेटिंग खुद बिठा के आए हैं। अगर एक बच्चा 4 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर देता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से अगर मैं अपनी भाषा में बोलता हूं तो ये स्कैम का मामला ना होके पेपर लीक का मामला, यानी कि आंसर की आउट का मामला है। कि अगर बच्चा 4 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका पेपर पहले से ही सिस्टम के अंदर सॉल्व करके फीड करके और रखा गया है कि बच्चा बैठा है, उसने सिर्फ 4 मिनट वेस्ट किए हैं वहां बैठ के और उसका पेपर हो गया। और आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी इस सर्वे जो सर्वर होता है, सर्वर का जो पासवर्ड और जो आईडी पासवर्ड होता है वो सिर्फ 2 ही लोगों के पास होता है, या तो डीजी भर्ती बोर्ड के पास होगा, उनके सुपरिटेंडेंट के या उनके सेक्रेटरी होंगे उनके पास होगा, या फिर कंपनी के पास होगा। जब किसी भी कंपनी में एग्जाम कराया जाता है तो एक सिस्टम जो है वो अलॉट किए जाते हैं कि इस सेंटर पे 200 सिस्टम जो है वो अलॉट किए गए हैं। अगर बच्चा केवल बिछा के चीटिंग कराई जा रही है या स्क्रीन शेयरिंग का माध्यम जो है वो अपनाया गया है, तो उसमें जाहिर सी बात है सिस्टम में साफ साफ दिख जाता है कि अगर 200 सिस्टम अलॉट किए गए हैं तो ये 205 कैसे हो गए? तो उस चीज का जवाब आपने अभी तक हमें दिया ही नहीं। मैंने एक आरटीआई भी डाली थी, ठीक है, आरटीआई हम लोगों ने डाली हुई है, तो आरटीआई में आपको पता ही आरटीआई का रूल होता है कि चाहे लोकसभा का कोई प्रतिनिधि हो चाहे राज्यसभा का हो, जो इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आ सकती है। लेकिन जब हमने वो इन्फॉर्मेशन मांगी तो हमें उस इन्फॉर्मेशन के नाम पे सुनने दे दिया जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। जी ठीक है। तो ये कैसा लोकतंत्र है, आप खुद समझ सकते हैं। राघव जी भी कुछ कहना चाहते, कुछ पेपर और तस्वीर राघव जी हमें दिखाना चाह रहे थे। जी राघव जी। जी सर, वही मैं कहना चाह रहा था, जैसे आपने एक सवाल किया था
कि भर्ती बोर्ड ने इतनी ज्यादा एफआईआर की है, गिरफ्तारियां की है, तो सवाल आपके ऊपर भी बनता है कि भर्ती बोर्ड लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। जी तो सर मैं बता दूं, जो हमारी परीक्षा थी वो 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच हुई। जी उसके बाद आंसर की 10 दिसंबर को आती है सर। फिर जब वो एक बहुत ज्यादा 160 में से 158 तक क्वेश्चन की आंसर की वायरल होती है, जी तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। जी तो हमने एक ट्विटर कैंपेन किया था। तो उसके रिप्लाई में भर्ती बोर्ड की तरफ से 15 दिसंबर को एक प्रेस नोट आता है। जी इसमें भर्ती बोर्ड कह रहा है कि सारी खबरें भ्रामक हैं, अगर ऐसी कोई खबरें फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी फिर सर उसके बाद ये सारी चीजें हमने सोशल वो डर की वजह से हम चुप बैठ गए। बीच में इलेक्शन होते हैं, फिर 14 अप्रैल को लंबे टाइम के बाद इसका रिजल्ट आता है। तो इसके बाद एक बार फिर से जो आंसर की पहले वायरल हुई थी, उसी उसी तरह की आंसर की एक बार और ज्यादा संख्या में वायरल होने लगी। तो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउट क्लियर डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो सर फिर हमने 21 अप्रैल से धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया और सोशल मीडिया के माध्यम से सारी आंसर की वायरल की। तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड पर दबाव बना सोशल मीडिया के थ्रू। मीडिया ने भी इंटरेस्ट लिया, मीडिया ने भी हमारी बात को उठाया। तब जाके ये एफआईआर दर्ज की गई है भर्ती बोर्ड की तरफ से, और ये कार्रवाइयां की गई हैं। और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों पर ये कार्रवाइयां की गई हैं जिनके सबूत हम लोगों ने सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से वायरल किए गए। जी अगर सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सर अगर इन्हीं चुनिंदा लोगों से भर्ती बोर्ड सख्ती से पूछताछ कर लेता कि जी भाई आपके दलाल कौन है, आपके साथ कितने और लड़कों का आपके घर फैमिली से या रिश्तेदारों में से कराया है, और जो सेंटर मालिक से आपकी डील किसने कराई थी, कैसे हुई थी। जो सेंटर मालिकों पे एफआईआर हुई है, वो किसी भी सेंटर मालिक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर जी सेंटर मालिक से ही पूछ लिया जाता कि भाई आपने अपने सेंटर से कितने बच्चों को कराया है, जी तो कहीं ना कहीं ये स्कैम सिर्फ इसी इन्वेस्टिगेशन से निकल के आ जाता। इसमें ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भर्ती बोर्ड ने तो जरा सी भी नहीं की है। सर ऐसे ही में केवल लाइन वाली जो बात निकल के आई है, अलीगढ़ एक बन्ना देवी थाना है, वहां पर ऋषि गौतम इंटर कॉलेज है जिसका ऑनर है नरेंद्र गौतम सर। तो वहां पर जो इसमें जो एसटीएफ ने 26 नवंबर को इस पर कार्रवाई करते हुए सारे सोलवर्स और दलालों को गिरफ्तार किया था। जी तो बन्ना देवी थाने में एसटीएफ ने एफआईआर रजिस्टर कराई थी। तो उसी एफआईआर में ये लोकल थाने ने चार्जशीट पेश की है कोर्ट में। इसमें स्पष्टतः लिखा है सर, मैं इसको एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि अलीगढ़ सेंटर पर परीक्षार्थियों को अनुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु उपयोगी समझकर उसके मालिक श्री नरेंद्र गौतम से बातचीत करके योगेंद्र सिंह चौधरी और भूरा उर्फ रोहित चौधरी, वह मेरे भाई मोहन और मैंने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र उपरोक्त से उनकी ऊपरी मंजिल के 8 कमरों का एग्रीमेंट करा लिया था। जी और उसमें पूर्व में कई परीक्षाएं भी हम लोग करा चुके थे। इसी बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर समकक्ष भर्ती का भी हमें लोगों को टेंडर मिल गया था। उक्त परीक्षा 12/11/2021 से पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित हो गई थी, किंतु महर्षि गौतम इंटर कॉलेज उपरोक्त में सेकंड फेज में दिनांक 20/11/2021 से परीक्षा संपन्न होनी थी। जी इसलिए मैंने व मेरे उपरोक्त सभी साथियों ने महर्षि गौतम इंटर कॉलेज में वेन्यू के रूप में लगे अपने सिस्टम में लगे कंप्यूटरों को हैक करने के उद्देश्य से कॉलेज के पीछे राजवीर सिंह के मकान में अलग से नेट व कंप्यूटर सिस्टम 18/11/2021 को दीपक उर्फ जीतू पुत्र दिलीप सिंह निवासी सुरक्षा विहार थाना बन्ना देवी अलीगढ़ से संपर्क किया था, जिसकी नेट प्रोवाइड कराने की मीनाक्षी पुल के पास दुकान है। उससे संपर्क करके नेट प्रोवाइड कराने हेतु सिस्टम राजवीर के मकान में लगाया था, जिस सिस्टम का ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करते हुए जोड़ ली थी। और जैसे ही परीक्षा 20/11/2021 से प्रारंभ हुई थी, हम लोगों ने कई बच्चों को पैसे लेकर अनुचित साधनों से अनुचित लाभ परीक्षा में दिलाया था। अब मुझे यह याद तक नहीं है कि किन परीक्षार्थियों को मैंने लाभ पहुंचाया था। सर पॉइंट नोट करिए, चूंकि हमारे उपरोक्त सभी साथी और अन्य लोगों के संपर्क से काफी परीक्षार्थियों से संपर्क किया गया था जी और उनको अनुचित लाभ पहुंचाकर परीक्षा पास कराई गई थी। सर जब ये लोग पकड़ लिए गए थे, इन्होंने 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक पूरे सेकंड फेज में 6 दिनों में 18 शिफ्ट में इन्होंने स्कैम कराया, अनुचित साधनों से लाभ पहुंचाया। सेंटर मालिक नरेंद्र गौतम भी इनके साथ संलिप्त था। फिर भी उक्त परीक्षाएं आगे भी क्यों चलती रही? इन 6 दिन की परीक्षाओं को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? सेंटर को सीज क्यों नहीं किया गया?
ये इस बात का मैं जवाब भर्ती बोर्ड गवर्नमेंट से चाहता हूं। अगर जांच चल रही है तो आज तक ये सेंटर सीज क्यों नहीं किया गया है? इन जी क्षेत्रों की परीक्षाएं कैंसिल क्यों नहीं की गई हैं? आगे परीक्षा क्यों चलती रही? सर ऐसे ही एक मामला गोरखपुर से निकल के आता है, वहां पर एनएससीआईटी का क्लस्टर हेड और उसका सेंटर ऑनर और एक परीक्षार्थी, तीनों को गिरफ्तार किया गया था। वहां पर 3 दिन के लिए सेंटर पर परीक्षा रोक दी गई थी, फिर लेकिन दोबारा से 3 दिन के बाद फिर परीक्षा क्यों स्टार्ट की गई? ऐसे ही कानपुर से ये खबरें आई, ऐसे ही लखनऊ से आई। ये जितने भी इसमें लगभग 30 सेंटर मालकों पे एफआईआर है सर। जी 30 सेंटरों पर ये सारी चीजें निकल के आई हैं, तो उन सेंटरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्यों जांच नहीं की गई है? उन सेंटरों की परीक्षा क्यों कैंसिल नहीं की गई है? जी अगर भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि हमने इसको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कंडक्ट करा है, तो सबसे बड़ी बात पहले मैं आपको बता दूं सर, जो परीक्षा जो कराई थी, जो टेंडर दिया गया था एनएससीआईटी कंपनी, सर आपको ये मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा, ये कंपनी ने व्यापम घोटाला कराया था, वहां पर ये बैन है सर। फिर भी इसी कंपनी ने 2017 दरोगा भर्ती परीक्षा का ऑफलाइन पेपर कराया था, जी वहां पर जो इसने पेपर को लीक कराया था, जब इसकी जांच हुई थी तो 138 प्रकार की खामियां पाई गई थी इस कंपनी के ऊपर। फिर भी वापस 2021 में इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया, जी जब इसने 2016 में और एमपीएम व्यापम जैसे घोटाला में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया था। जी सर अभी उत्तराखंड में मामला आपके सामने, आपको पता ही होगा, वहां पर पिछले 5 साल की भर्तियों की जांच की जा रही है, उसमें ही एक 2015-16 में बंद दरोगा की भर्ती हुई थी, वो एग्जाम कंडक्ट इसी एनएससीआईटी कंपनी ने कराया था। वहां पर इस पर एफआईआर की गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। जी तो ये चीज हम यूपी में क्यों नहीं कर सकते हैं सर? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है कर्नाटक एसआई भर्ती में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जम्मू कश्मीर एसआई दरोगा भर्ती में वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जी हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उत्तराखंड में पिछले 5 साल की भर्तियों जांच की जा सकती है, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यूपी में जांच क्यों नहीं की जा सकती है? ऐसा क्या रीजन है कि भर्ती बोर्ड और गवर्नमेंट इस भर्ती की जांच कराने से पीछे हट रहे हैं ठीक और है निष्पक्षता लौटूंगा सर पारदर्शिता का हवाला दे रहे हैं? जी तो जब सर, 1 मिनट और सर, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जी कोर्ट में विचाराधीन मामला है, भर्ती बोर्ड से वहां से जज, माननीय जज साहब के द्वारा जो भी चीजें मांगी जाती है वो टाइम से ना दे पा रहा है। जो एफिडेविट मांगा गया था, 21 दिन का टाइम दिया, आज 75 दिन हो गए, 2.5 महीने हो गए, आज तक नहीं दिया है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जानबूझकर इस पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर इसको जांच नहीं करा रहे हैं। जी ये समझ से बाहर है सर। बिल्कुल तो ठीक है इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से, भर्ती बोर्ड से और जितने भी माननीय योगी साहब हैं, योगी जी हैं हमारे सीएम साहब, उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस भर्ती को आप 100 दिन में 10,000 रोजगार देने का चक्कर छोड़कर, जी और जो हमारी मांग है वो वैलिड मांग है, हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि हमसे अगर कोई भी सवाल जवाब कर ले और चाहे बहस कर ले, कुछ भी कर ले, हम इस चीज को साबित कर देंगे कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो एक बार हमारी बात को सुना जाए और जो मेडिकल प्रक्रिया है, जो भर्ती प्रोसेस चल रही है, इस पर रोक लगाई जाए जी और कोर्ट में हमारा मामला है तो वहां पर टाइम टू टाइम सारी चीजें भर्ती बोर्ड गवर्नमेंट वहां पर रखे, और जो माननीय उच्च न्यायालय की टाइम बर्बाद किया जा रहा है, अवहेलना की जा रही है, कम से कम वहां पर जाएं, अपनी बात रखें, अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित करें। और मैं इस चीज की खुद कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, चीख चीख कर बोल रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। ठीक है सर अगर मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी पे लटका दे भर्ती बोर्ड, बिल्कुल गवर्नमेंट इसके और इसके माननीय और भी योगी साहब। पहलुओं पर बातचीत करेंगे लौटूंगा मैं आपके पास और सवालों के साथ रंजना जी आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले देखिए इस मामले में भी दो पक्ष हैं हालांकि दोनों पक्ष की बात हम रखेंगे सुनेंगे और सवाल करेंगे लेकिन पहले बताइए मुझे क्योंकि कोर्ट का तो स्टे है फिलहाल नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर देने को लेकर लेकिन इसके बावजूद मेडिकल को लेकर जो ये बात सामने आ रही है आखिर ये जल्दबाजी क्या समझ पा रही हैं आप? रंजना जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही दोबारा से कनेक्ट करते हैं रंजना जी को वापस मैं आपके पास आऊंगा लेकिन संदीप जी बातचीत की अगर बात की जाए तो बातचीत हुई भर्ती बोर्ड के बीच और जो अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं बातचीत में क्या कुछ बात रखी गई और क्या कुछ आश्वासन भर्ती बोर्ड की तरफ से मिला था इस पर कुछ प्रकाश आप डाल पाए तो? जी सर मैं सर बता देता हूँ आपको कि 18 मई की बात है
कि मैं और जो हमारे कुछ टीचर्स थे जो बच्चों के सहयोग में इको गार्डन उतरे थे। तो जब वो लोग हम लोग जब इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक तो हमें नाइट का रुकने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इको गार्डन से हमें बाहर निकाल दिया जाता था। जी। ठीक है, हम अभ्यर्थी थे, लेकिन फिर भी हमें परमिशन नहीं थी कि आप बाहर मतलब आप अंदर रुक सकते। फिर जब हम परमिशन लेने के लिए आए थे, तो फिर उसी सेम डे ही जिस दिन हम लोग परमिशन लेके आए थे, उस नाइट में ही हमें ये कह के बुलाया गया, उससे इको गार्डन से ये कह के ले जाया गया कि आपको एडिशनल एसपी साहब ने बुलाया है कुछ बात करने के लिए। जी। तो फिर मैं और जो टीचर थे हमारे साथ, हम लोग चले गए, और जब हम लोग वहां पे गए तो फिर हमें वहां पे नजरबंद कर दिया गया और हम लोगों से बोला गया कि अगर आप ये तरह के इस तरह के काम करते रहेंगे तो फिर मतलब 2 या 3 दिन आपको नहीं निकलने दिया, क्योंकि उसमें जो हमारे टीचर थे उन्होंने थोड़ा भावुक होके आत्मदाह के लिए बोल दिया था। ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने आत्मदाह के लिए बोल दिया था, बच्चों के पक्ष में बोल दिया था, बट उन्होंने एक पेपर पे बकायदा लिख के माफी मांग ली थी। तो फिर उन्हें पूरी रात एक रेपुटेड टीचर जो कि बच्चों के दिल में बसते हैं, तो उन्हें आपको थाने में पूरी रात रखने की जरूरत क्या थी कि उन्हें एज ए जैसे कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो उसकी तरह उन्हें एक रात उन्हें थाने में बिताया गया। उसमें मैं भी साथ में था और मैं नंगे पैर गया हुआ था, और मैं नंगे पैर वहां पे मुझे ले जाया गया, चप्पल पहनने तक का टाइम नहीं दिया गया, और सिर्फ धोखा देके वहां ले जाने के बाद फिर मॉर्निंग में बोला गया ठीक है आपकी बात करते हैं, हम आपकी डीजी विश्वकर्मा जी से बात कराते हैं। तो जब हम लोग बात करने गए थे, तो जैसे कि राघव एविडेंस दिखा रहे हैं, तो राघव के पास शायद वो एविडेंस होंगे भी। नीतीश कुमार करके एक लड़का था, नीतीश कुमार का, इसको मैंने आपको बताया कि हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये दिसंबर में इंफॉर्मेशन दी थी डीजी भर्ती बोर्ड को, तब उन्होंने बोल दिया था कि ये सारी बातें भ्रामक हैं और इन पे अगर इस तरह की भ्रमिकता फैलाई जाएगी तो आप पे कार्रवाई होगी। तो जब मैंने सामने बैठ के डीजी विश्वकर्मा जी से जाके वो चीज बोली थी कि सर देखिए ये फोटो है और ये इसकी टेस्टेड रिपोर्ट है जो हमने अपने स्तर से कराई है, और ये बच्चा जो है सिलेक्टेड है, और इसका स्क्रीनशॉट कैसे वायरल हो गया कि ये गाड़ी में बैठ के लैपटॉप पे पेपर सॉल्व कर रहा है, उसमें कैमरा साफ साफ शो हो रहा था, ये सारी बातें थी। तो उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया, और डिनाई करने के बाद जब हमने कोर्ट केस में वो एविडेंस लगाया है, तो आपने फिर उसी बच्चे पर कार्रवाई कर ली। इस चीज का जवाब कौन मानेगा, मतलब मांगेगा? और आप एक चीज सोचिए, हम इस चीज को कैसे मान लें कि अगर ये एक बच्चा है तो ऐसे 1000 बच्चे या 500 बच्चे या इससे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकते हैं। अब सर मैं आता हूं भर्तियों के इसी स्तर को लेकर। अब दूसरी बात आपको सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, डीजी विश्वकर्मा जी ने हम लोगों से सजेशन मांगा था। उन्होंने कहा था कि आप बताइए ये बच्चा ये जो धांधली करने वाले हैं ये इस तरीके से नहीं मान रहे हैं, तो आप बताइए हम किस तरीके से भर्ती को कंडक्ट कराएं कि भर्ती निष्पक्ष हो सके। एक डीजी जैसे लेवल का आदमी अगर हमसे राय मशवरा लेते हैं कि किस तरीके से कंडक्ट कराई जाए कि निष्पक्ष हो सके, तो फिर आपने क्या एग्जाम कराया है और आप क्या बच्चों को न्याय दे पाएंगे जब उन्हें खुद ही नहीं पता। और फिर उसके बाद भी जब ये अर्जुन प्रसाद करके लड़का था, जब वो पकड़ा गया था, वो जेल में था, जेल में रहने के बाद जब उसका दरोगा लिस्ट में नाम आया, ये जो राघव दिखा रहा है सेम, ठीक है, ये जिसका नाम आया, तो डीजी विश्वकर्मा जी ने फिर एक प्रेस नोट में माफी मांगते बोल दिया कि हमें इसका पता नहीं था। तो आपको ऐसे कितने लोगों का भी नहीं पता, ये हम कैसे मान लें कि आपको सबका पता चल गया जी? हमें विश्वास नहीं है। दूसरी बात आप एक चीज देखिए, कर्नाटका में यूपी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, आप उत्तराखंड में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में गवर्नर अगर, लेकिन फिर भी आप वहां भी देख सकते हैं, वहां भी सारी जांच की जा रही है, ठीक है। तो फिर एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी आफत है कि हम नहीं कह रहे कि री एग्जाम चाहिए। अगर हम फेलियर है, हमें बिल्कुल री एग्जाम नहीं चाहिए, ना ही हम कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, हम इस चीज को कैसे मान सकते हैं कि अगर आपने 100-200 बच्चे यहाँ से निकाल दिए तो भर्ती आपने प्योर कैसे कर दी? जब इसमें आंसर की आउट का मामला है, तो आपने कितने बच्चों को, मेरे पास बहुत से लोगों के ऐसे एविडेंस भी है, बकायदा पेपर पे लिख लिख के बच्चों को पेपर देके चीटिंग कराई गई है कि ये इसका ऑप्शन है, ये फिल कर दीजिए। तो मैं हम लोग कैसे मान लें कि ये साफ हो गई? और आपके दूसरी बात आप एक और नोटिस करने की कोशिश करिए, पहली बार आप इतिहास में देख रहे होंगे कि चोर को ही अपनी चोरी साबित करने का मौका दिया जा रहा था। चोर कभी अपनी चोरी साबित करता है? नहीं करेगा वो। अगर उसे बोला जाएगा कि आप इसी को कबूल कर लो, वो क्यों कबूल करेगा? ठीक है, तो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि ये भी समझना होगा कि ये भर्ती बोर्ड का फेलियर है, और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये स्कैम है या फिर पेपर लीक मामला है, और संलिप्तता किस किस की है, इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। रंजना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो सवाल यही है, जब कोर्ट का स्टे है
अभी अपॉइंटमेंट लेटर देने को लेकर तो फिर ये मेडिकल प्रक्रिया जो कराई जानी है, इसको लेकर जल्दबाजी क्यों हो रही है? आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं आपके पास। रंजना जी सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही बिल्कुल है? बिल्कुल, आवाज आपकी पहुंच रही है। मेरा सवाल आप सुन पाई क्या रंजना जी? जी जी सर जी। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर पुराना रिकॉर्ड हम चेक करते हैं तो चाहे पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, घोटाले हर भर्तियों में हुए हैं। सिर्फ यहाँ अपने यूपी की बात नहीं कर सकते हम, जितने भी राज्यों में जब भी भर्तियां निकली हैं तब भी ये घोटाले हुए हैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि इन बच्चों के साथ हमेशा से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, चाहे अभी यूपीएसआई की भर्ती निकली हो चाहे लेखपाल की भर्ती निकली हो, और अभी 2022 में मुझे लग रहा है फिर 825 या 824 भर्तियां निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी। इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी है, देखिए सरकार बदनाम होती है जबकि सरकार कहीं ना कहीं इसमें दोषी नहीं होती है। दोषी होता है हमारा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी और भर्ती बोर्ड, जो यूपीएसआई की जिन्होंने भर्ती कराई। आप ऐसी एजेंसी को क्यों आखिर टेंडर देते हैं जो एजेंसियां पहले से दागी हो रखी हैं? जी। क्या बच्चों का भविष्य आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या इनके लिए कोई ऐसे नियम और कानून नहीं बनाने चाहिए कि आगे चलकर ऐसी कोई भी भर्तियां निकलती है तो उसमें स्कैम ना हो सके? जी। जब बच्चा 15-15 लाख और 10-10 लाख रुपए देकर जिस भर्ती में जाएगा, जब वो ज्वाइन करेगा तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है? वो क्या कैसा भविष्य जो है दिखाएगा? वो भी 15 लाख पहले तो समेटने की कोशिश करेगा कि मुझे किस तरीके से अपने 15 लाख जो मैंने दिए उसका 20 लाख में कैसे अपना वसूल सकूं। दूसरी बात ये है सर कि जब भी भर्तियां निकलती हैं तो उससे पहले क्या गवर्नमेंट को ये निर्धारित नहीं करना चाहिए कि किन मापदंडों को जो है सारी चीजें देखने के बाद ही कौन सी एजेंसी को हम कैसे दे रहे हैं, उनको किस तरीके से परीक्षाएं उनके ऊपर थोप रहे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इस पर क्या एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? अभी शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी भर्तियां निकली हैं ज्यादातर सब में स्कैम हुए हैं सर। तो क्या गवर्नमेंट का ये एक रूल नहीं आना चाहिए कि आप देखिए, जो भी बच्चे अभी इस समय फंसे हुए हैं, चाहे लेखपाल की भर्ती के हों और चाहे यूपीएसआई के, उनका एक ही कहना है कि जो भी बच्चे अगर जिन्होंने मेहनत से पास किया है, चाहे 36,000 की लिस्ट में शामिल हुए हों चाहे लेखपाल वाली जो भर्ती जो फाइनल लिस्ट निकली उसमें शामिल हुए हैं, अगर वो सच्चे हैं तो या उनका री एग्जाम करा दीजिए। जो री एग्जाम होगा, जिन्होंने अच्छे से काम किया है, जो टॉपर बच्चे हैं, वो दोबारा से फिर कर लेंगे। और जिनको प्रॉब्लम है, अभी हम लोगों ने कई लोगों से बातें की जो लोग फाइनल लिस्ट में आए थे। लेकिन रंजना जी, इसमें एक सवाल उठता है क्योंकि उसमें कई अभ्यर्थी ऐसे भी तो होंगे। आप कह रहे हैं कि अगर वाकई कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत से एग्जाम पास किया, चाहे वो एसआई भर्ती हो चाहे लेखपाल भर्ती हो, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो अपनी एज लिमिट क्रॉस कर रहे होंगे, उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो कई पहलुओं पर काम करना होगा। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि हाँ, उनकी एज लिमिट भी जो है क्रॉस हो रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हर भर्ती में 100 से ज्यादा, कभी देखिए यूपीएसआई में 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए और लेखपाल में 15,000 संदिग्ध जो परीक्षा में बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ये घोटाला तो हुआ ही है। इसको गवर्नमेंट को कायदे से एक मतलब इस पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा ही देनी चाहिए। और जिनकी रही बात एज लिमिट की, तो वो उनके पास भी देखिए कोर्ट में भी जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ तो सजेशन निकले। और कोर्ट में भी जिन लोगों ने रिट दायर कर रखी है उसमें भर्ती बोर्ड जो है उनको जवाब नहीं दे रहा है। तो सर, ये कहाँ तक सही है? इसको कहीं ना कहीं तो संज्ञान में लेना ही चाहिए। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आगे भी ऐसी जो है जो ये नियम कानून बनाने चाहिए जिससे कि आगे जो भी भर्ती आए उसमें कोई भी घोटाला ना हो सके। ये जिम्मेदारी बोर्ड को लेनी चाहिए। लेकिन क्या भर्ती बोर्ड जिस तरह की ये पूरी चीजें सामने आई है, भर्ती बोर्ड, मेरा जो बुनियादी सवाल था रंजना जी की मेडिकल को लेकर अब प्रक्रिया तेज की जा रही है, मेडिकल कराए जा रहे हैं जो खबरें हैं, तो क्या ये वाकई बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी दिक्कतें हुई उन पर पर्दा डालने की एक कोशिश भी है और पूरी भर्ती प्रक्रिया कर ली जाए, हालांकि अपॉइंटमेंट अभी ना दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए? सर बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया था कि अभी इस पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं ये छिपाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा कि हम प्रक्रिया को पूरी कर और बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। तो ये गलत है सर।
मैं ठीक है। भी ये भी जो है गवर्नमेंट से मांग करती हूँ कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक मेडिकल नहीं होना चाहिए। जी और इससे पहले भी मैं अभी अभी आपके टीवी 9 के ही माध्यम से जुड़ी थी, तो एक लोग आए हुए थे यहाँ पे डिबेट में, नाम था उनका शशिकांत जी। जी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो कोर्ट होता है वो अपनी प्रक्रिया जो करता है, जो डेट देता है उसको जरूर भर्ती बोर्ड मानता है, जी लेकिन उससे पहले वो बोर्ड रुकता नहीं है, वो अपनी प्रक्रियाएं कराता रहता है। और यहाँ तक कि जब भी भर्ती बोर्ड का जो भी फैसला होता है जो भी कोर्ट का फैसला होता है वो भर्ती बोर्ड मानता है, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया जो आगे की है वो बंद नहीं करता है। उनका जी ऐसा कहना था। लेकिन मुझे लगता है इन बच्चों के साथ, इनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मेडिकल नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। ठीक है। राघव जी और संदीप जी दोनों कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। पहले संदीप जी आप। संदीप जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी हाँ सर, जी मैं बताना बोलिए। चाहूंगा जी कि यही गवर्नमेंट थी, सेम भर्ती थी 2016-17 की। जी सिर्फ एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था और इसी गवर्नमेंट ने वो भर्ती कैंसिल कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो सपा के टाइम पे हुई थी। उस टाइम वो भर्ती पूरी दूषित हो चुकी थी। आज आप ही की भर्ती में 1000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं, कितनी सीआरएल वायरल हो चुकी है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और उस टाइम तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जी तो जब आपने उस टाइम आपने अगर वो भर्ती कैंसिल कराई थी तब आपकी छाती पर सांप नहीं लौटा था, तो अब आपकी छाती पर ऐसे पुलिस सांप लौट रहे हैं कि आप भर्ती कैंसिल नहीं करा पा रहे हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। AIPMT का एग्जाम होता है, उसमें सस्पेक्ट के आधार पर कोर्ट ने उस एग्जाम को री एग्जाम करा दिया था। तो इस वाली भर्ती में ऐसा कौन सा इतनी कौन सी दिक्कत हो रही है कि इसका री एग्जाम नहीं हो पा रहा? तीसरी बात पे मैं आता हूं कि एज रिलैक्सेशन पे, अगर ये री एग्जाम होता है तो री एग्जाम जो फॉर्म 2020 में भरे गए थे उसी के आधार पर ही एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम 6 महीने बाद री एग्जाम कराते हैं तो वो ओवर एज रहेंगे, ओवर एज नहीं हो पाएंगे। जी अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, एक चीज मैं और पकड़ना चाहूंगा। अभी आप देख ही रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो बड़ा ही संवेदनशील विषय हो गया नहीं है। आपने कहा सर ये जैसे एग्जाम होता है आपके तो सामने- ओवर एज जो कैंडिडेट्स हैं, या यूं कहे कि उनकी जो हाँ। एज काउंट होगी वो उसी हिसाब से काउंट होगी, लेकिन अगर ये पेपर रद्द होते हैं सर, बिल्कुल। पेपर रद्द होते हैं तो उनका भविष्य तो अंधकार में लटक जाएगा। नहीं सर, क्यों? एक चीज बताइए, जो बच्चा पढ़ने वाला था वो तो दोबारा पढ़ के निकाल लेगा। आप एक चीज बताइए, जी ये सेम भर्ती 2018 में आनी थी। जी 2018 में आनी थी ये भर्ती, और ये 2018 में नहीं आती है, फिर 19 में भी नहीं आती है, फिर ये 20 में भी नहीं आती है, 21 में आके ये भर्ती आती है। 21 में इसका एग्जाम होता है, 22 में इसका रिजल्ट, सारी चीजें होकर क्लियर हो पाती हैं। जब इन्हें 3 साल में इतनी देरी नहीं हुई थी बच्चों को नौकरी देने की, अगर आपके दिल में थोड़े बड़े बच्चों के लिए डर था तो आपको 2018 में वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, 19 में फिर निकालनी चाहिए थी, 21 में फिर 20 में, फिर 21 में, फिर 22 में निकालते। अब अगर 6 महीने लेट हो जाएंगे तो कौन सा आपकी सत्ता जा रही है क्या इसमें? जी बताइए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूं, हर सरकार में, हर राज्य के अंदर बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आप देख सकते हैं अभी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। कॉन्स्टेबल की वैकेंसी 2018 के बाद अभी तक नहीं आई, कोई भी एज रिलैक्सेशन की अभी कोई भी बात नहीं है। अब मैं फिर से एक बार यूपीएसआई के रुख लेता हूं। अब यूपीएसआई में अगर आप देखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें इतनी खामियां हैं कि अगर बताने बैठते हैं तो शायद मैं कह रहा हूं 4 पेज अगर एक शीट पे सारे भर सकते हैं। जी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन जो पूरे देश की सेवा करके आता है, सरहद पे अपनी जिंदगी अपनी हथेली पे लेके घूमता है, और जब वो वहां से रिटायर होके आता है और उसके आने के बाद जब वो दरोगा एग्जाम देता है कि चलो आज मैंने सेवा अपने बॉर्डर पे दी थी वही सेवा आज अपने प्रदेश में दूंगा, तो उसके नाम पे EWS की कट ऑफ नहीं लगती। आप कमाल की चीज देखिएगा, जब एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन होने के बावजूद ओबीसी की कट ऑफ लगती है, एससी की कट ऑफ लग रही है, एससी की कट ऑफ लग रही है, तो फिर EWS की कट ऑफ क्यों नहीं लगी? जी कितना बड़ा अन्याय है, सोचिए कितना बड़ा। दूसरी बात, किसी एग्जाम की ही बात कर रहा हूं मैं, जो महिलाएं थी, जो बहनें थी, उनका आप देखिए, जब गर्ल्स की ओबीसी की कट ऑफ लगती है, एससी की कट ऑफ लगती है, एससी की कट ऑफ लगती है, ठीक है, तो फिर EWS की गर्ल्स की कट ऑफ आप लोगों ने क्यों नहीं लगाई? फिर अब मैं चौथे पॉइंट फिर से आता हूं कि पहली बार आप एक ऐसा एग्जाम देख रहे हैं जिसके अंदर ना तो कभी किसी टॉपर का पता है, ना ही किसी के नंबर शो किए गए हैं, ना ही किसी का नॉर्मलाइज मार्क्स शो किया गया है, मतलब कुछ भी शो ही नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि दबाए जाते हैं। तो आपको एक चीज और बता देता हूं,
ये भर्ती इतनी स्पीडली सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जल्दी से जल्दी, और ये जो टाइम लिया है ना, सर राघव ने कहा कि 45-81 की जो रिट थी जिसमें मैं मुख्य आईएएस बना हुआ हूँ, ठीक है, उसमें 29 और भी लोग हैं, तो उसमें जब इनसे एफिडेविट मांगा गया, ये एफिडेविट में सिर्फ देरी इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्होंने गलतियां की है, जो छुपा के बैठे हुए हैं, कहीं वो पकड़ में ना आ जाए, उन्हें ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने सीआरएल तक में मतलब जो सीआरएल होती है, उस सीआरएल रिपोर्ट में इन लोगों ने टाइम तक चेंज करना स्टार्ट कर दिया, आप उनके आधार पर भी नहीं पकड़ पाओगे। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, एसटीएफ या सीबीआई या एसआईटी, कुछ ना कुछ गठित होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पक्ष है। राघव जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं सवाल ऐड कर दूं, क्योंकि जो सवाल मैंने किया, क्योंकि जो एक्सीड कर रहे हैं अपनी एज लिमिट वो अभ्यर्थी, और जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि भाई 18 में आनी थी वैकेंसी, आते आते 21 हो गया, तो 3 साल तो ये गिन लीजिए आप। अब आप 6 महीने की और मांग कर रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए, तो देखिए ना 3.5 साल का वक्त होगा, और 3.5 साल में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो साल दर साल अपनी जो एज है वो एक्सीड कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून बड़े स्केल पर बदलने पड़ेंगे। तो इसको लेकर तो बातचीत होनी चाहिए, टेबल पर बैठकर बातचीत हो, चाहे आप जो मांग कर रहे हैं या सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आए और इस पर बातचीत करे। तो सर इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि जो कभी भी कोई भी एग्जाम अगर कैंसिल होता है जी, जैसे वीडियो 2018 का एग्जाम कैंसिल हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, तो उसमें सर अब उसका री एग्जाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, 2018 वीडियो वाला एग्जाम हुआ था, उसमें जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तो इसमें आयु की कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है और ना आएगी, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, चाहे वो अब वो इसमें एज लिमिट मान के चलो ऐसा ही में 28 है, अगर इसमें भी ऐसे कैंसिल होता है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, चाहे वो अब 29 का हो जाए या 30 का हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब। और रंजना मैम ने एक बात कही कि पिछली सरकारों में ये हुआ, अभी की सरकार में ये हो रहा है, तो मैं वैसे राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि सर पिछली सरकारें थी या अन्य राज्यों में जो भी सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, तो वो कम से कम जो स्कैम हो रहा है, धांधली हो रही है, उसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, उसकी जांच तो करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो योगी गवर्नमेंट इतनी हठी बनी बैठी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब सर मैं भर्ती बोर्ड पे आता हूँ, भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। भर्ती बोर्ड पूरा नहीं तो उसके कुछ ना कुछ बड़े ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो सर भर्ती बोर्ड तो सिर्फ गवर्नमेंट का एजेंडा चला रहा है। गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है? 100 दिन में हमने इतने रोजगार दिए, 100 दिन में हमने इतनी भर्तियां कर दी, वो एजेंडा चला रहा है। अब सर मैं योगी जी पे भी एक कमेंट करना चाहूंगा, विधानसभा में खड़े होकर योग जब हमारे विपक्ष ने उसके जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने मामला जब विधानसभा में उठाया था, जो लोकतंत्र का एक मंदिर होता है वहां पर, तो योगी जी ने खड़े होकर खुद कहा था कि 2017 से लेकर जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तब से लेकर आज तक किसी भर्ती में कोई स्कैम हुआ ही नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है, कोई एक गलत बच्चा नहीं गया है। और तो सर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2018 में यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 41,520, उसमें 2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल करना पड़ा था। यूपी पीडीओ 2018 का पेपर कैंसिल हुआ है, दोबारा री एग्जाम हो रहा है धांधली की वजह से। और सर यूपीएसआई में भी ये मैटर सामने निकल के आ रहा है। और सर आपको याद हो इलेक्शन से पहले यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, तो यूपी टेट की परीक्षा चलते टाइम योगी जी ने कैंसिल कर दी थी, और जिसमें वो जो सॉल्वर्स थे, दलाल थे, जिनके नाम सामने आए थे, उन पर बुलडोजर तक चलवा दी थी। तो सर यूपी टेट से 1 महीने पहले हुई यूपीएसआई की परीक्षा में, जैसा मैंने बताया, अलीगढ़ में एसटीएफ ने सॉल्वर दलाल को पकड़ा, गोरखपुर में पकड़ा, कानपुर में पकड़ा, लखनऊ में पकड़ा, तो वहां एग्जाम सेंटर और जो दलाल पकड़े गए उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाई गई? वो सेंटर सीज क्यों नहीं किए गए? योगी जी को यूपी टेट में धांधली नजर आ जाती है और आनन फानन में चलते टाइम परीक्षा को कैंसिल कर दिया। यूपीएसआई में इतना बवाल हुआ, इतना हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा मुद्दा चला, हमने प्रोटेस्ट की, उसमें धांधली नजर नहीं आ रही है, उसमें उन्हें जरासी भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। और सर योगी जी के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि वो छोटी छोटी चीजें उनको पता होती है। इसमें एक मुद्दा निकल के आया कि शायद ऑफिसर्स गुमराह कर रहे हो, भर्ती बोर्ड गुमराह कर रहा हो, योगी जी को पता नहीं हो।
योगी जी को सर इतना पता है कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी, एक पत्रकार थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, संक्षिप्त इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि आजकल जो जो असामाजिक तत्व है वो कोर्ट में भर्तियों को सिर्फ फंसाने के उद्देश्य से चंदा और ऐसी चीजें करके और उसको कोर्ट में ले जाते हैं। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले कभी भर्तियां कोर्ट में नहीं गई, या ये यूपी गवर्नमेंट जो योगी जी गवर्नमेंट है क्या सिर्फ इसी में कोर्ट में भर्तियां गई हैं? आज से पहले कभी कोर्ट में मामले नहीं गए? तो एक मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द कहीं ना कहीं अशोभनीय और बहुत ही मतलब अब मैं इस पर ज्यादा कमेंट और रिएक्ट नहीं करना चाहता, आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है संदीप जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक सवाल उसमें ऐड करूंगा कि क्या इस पूरे मामले में टेबल टॉक होनी चाहिए? टेबल टॉक के जरिए क्या मामला क्योंकि देखिए केवल सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच का तो ये मामला नहीं है, इसमें भर्ती बोर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर ये पूरा मामला बनता है। तो क्या बातचीत हो सकती है, गुंजाइश है, या सीधे कोर्ट से ही तय होगा? अनम्यूट संदीप जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ सर, मैं बता देता हूँ कि हमारी जो बिल्कुल टेबल टॉक हो सकती है, जी। हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल साफ है कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप इस भर्ती की निष्पक्षता से जांच कराइए, लेकिन जांच आप नहीं करेंगे। जांच या तो सीबीआई करेगी, या एसटीएफ करेगी, या एसआईटी करेगी। जो भी स्टेट की एजेंसी होगी वो जांच नहीं करेगी, क्योंकि हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं स्टेट की है और स्टेट का एग्जाम है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ कि इतने सारे एग्जाम हुए थे, अब सरकार को बड़ी ही दिक्कत होती है। जैसे कि अभी राघव ने बोला था कि योगी जी ने बोल दिया कि ये लोग आसमानी तत्व है और ये लोग भर्ती को कोर्ट केस में फंसाते हैं कि भर्ती निरस्त हो सके। तो 2016-17 की वैकेंसी में तो कोई भी कोर्ट केस नहीं था, वो तो कोर्ट केस बाद में पड़ा था। सिर्फ एक सिंगल स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था और सरकार ने खुद वैकेंसी कैंसिल कर दी थी। ऐसा क्यों? दूसरी बात पे मैं आता हूं कि जैसे कि बच्चों को डराने का और धमकाने का बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है। अगर हम लोग संगठित होकर कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो क्या हमें चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी? चंदे का मतलब ये नहीं कि हमने किसी से अलग अलग चंदा लिया है। जो पिटिशनर है वो अपने पिटिशनर का पैसा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। दूसरी बात, चंदे से आजकल क्या लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो भी चंदे से चल रही है। आप क्यों चंदा ले रहे हो जो आप बच्चों को डरा रहे हो? अब दूसरी बात सर देखिए, मैं एक कुछ और कुछ और मुद्दे हैं, आपके यहाँ से कुछ मौका मिला तो मैं कुछ बोल देता हूँ। इसी सरकार के अंदर चाहे ये गवर्नमेंट हो, आप एक चीज देखिए, हालांकि ये मुद्दा इस चीज का बनता नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं कि इस पर आप लोगों को भी नजर डालनी चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि पहले भी गवर्नमेंट जब एग्जाम निकाला करती थी तो एक एग्जाम की कीमत हुआ करती थी 100 रुपए, और आज के टाइम पे आप देखते हैं कि एग्जाम की जो कीमत होती है 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, आप समझ जाएंगे। रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म निकला था, लगभग 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म की कीमत थी 500 रुपए। आप लगा सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा बैठता है। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग इन्होंने एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम से 2 से 2.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट लगाने के बाद 4 साल बाद एग्जाम लिया है, और ये बच्चों का पैसा 2 से 2.5 करोड़ रुपए ये इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। आज तक कंपनी जितने भी टेंडर लेती है, ये कंपनी एग्जाम कराती है, आज तक आपने कभी किसी से बताया ही नहीं। यूपीएसआई की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्म की फीस 800 रुपए थी, मेरे को शायद याद नहीं आ रहा, 800 या 500 रुपए इसकी फॉर्म की फीस थी। लगभग इसमें भी जो मेरा पुराना आंकड़ा था, इसमें 54 करोड़ रुपए बच्चों से इकट्ठा किया गया था। आप वैसे बात करते हैं कि हम भाई बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, जब पढ़ने वाला बच्चा है तो महीने में 3 या 4 फॉर्म निकलते हैं किसी भी भर्ती को लेके। आप बेरोजगारी भत्ता देते हैं 2,500 से 3,000। अगर बच्चे ने 3 फॉर्म भर दिए तो आपने तो भत्ता दिया वही वापस ले लिया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वापस ले लिया। अभी एग्जाम सेंटर की बात करते हैं, मेरा एग्जाम सेंटर मेरे घर से लगभग 160 किलोमीटर दूर जाके पड़ा था, ठीक है, और उसके बाद भी उसका आने जाने का खर्चा, फॉर्म का खर्चा, मतलब ये तरीका क्या है? चलो एक डिस्टेंस समझ में आता है कि कोई भी अगर एग्जाम है तो थोड़ा पास में पढ़ना चाहिए। ये लोग 400 किलोमीटर दूर सेंटर डालते हैं, तो क्या इसमें बच्चे का खर्चा नहीं होता? जब एक चीज बताइए, जब हर किसी को छूट मिल सकती है आने जाने में। अभी आप देखते हैं, अगर किसानों का देखा जाए तो किसान कहीं से भी निकल के जाते हैं, टोल टैक्स से निकल के जाते हैं, उनका टोल नहीं लिया जाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि बच्चा अगर एग्जाम देने जाएगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसके आने जाने की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए? ये मुद्दे नहीं बनते हैं क्या? लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। एक एग्जाम से मैं आपको बताता हूँ 630 वैकेंसी निकली थी। एक एग्जाम में आईसीआर का एग्जाम था, सिर्फ छोटा सा एग्जाम,
1000 रुपए फीस थी उस एग्जाम की, 635 वैकेंसियां, 110 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया जाता है और कंपनी एग्जाम कराती है 10th लेवल के एग्जाम में, और इतना टफ एग्जाम होता है उसके साथ 12th लेवल का बच्चे ने भी एग्जाम ना कर पाया हो। अगर उनकी 40 साल की नौकरी अगर गवर्नमेंट लेती है तो उन्हीं के पैसों से उन्होंने वो नौकरी तो ली, उनकी सेवा तो ली, उसमें से पैसा बचा भी लिया। तो इस पे शायद मैं कहता हूं जितने भी चैनल्स हैं, आपके माध्यम से जो भी मेरे को इतना तो थोड़ा सा दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया कि इस पे आवाज उठाने की जरूरत है कि जो फॉर्म के माध्यम से भी युवाओं के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जी ठीक है रंजना जी, क्योंकि देखिए दोनों पहलू हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो ये मानते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो ये मानते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है समर्थन में उसके और पूरी होनी चाहिए, वो ये बात भी कह रहे हैं। तो अब सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनौती है, क्योंकि मांग तो कर रहे हैं आंदोलनरत जो अभ्यर्थी हैं कि भाई सीबीआई जांच कराइए, तो ये तो एक चुनौती सरकार के लिए भी होगी, उनका पक्ष भी सरकार को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है कि ये जो दोनों भर्तियां जो निकली थी इनमें धांधली हुई है, तो सरकार को इसको अपने तरीके से देखकर इसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या तो एसआईटी की जो है टीम को गठित कर इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि एज लिमिट की आपने बात की, तो हाँ, एज लिमिट जो क्रॉस हो रही है उसमें भी जो है गवर्नमेंट इन लोगों को छूट दे, ताकि ये बच्चे जो है जिस तरीके से अपना इन्होंने भविष्य एक पूरी मतलब पूरा टाइम एक पढ़ाई में निकाल देते हैं ये लोग कि किस तरीके से मैं अब इस परीक्षा को पास करूंगा और आगे चलकर एक दरोगा बनकर लोगों की समाज की सेवा करूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल टूटता है। और ये लोग, मैं बताऊं आपको कि कुछ लोग कहीं ना कहीं दूसरी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। मैंने ये सुना था कि यूपीएसआई में एक सीआरपीएफ से भी बंदा आया हुआ था, उसने अपनी परीक्षा दी थी और वहां की नौकरी तो गई भी और यहाँ पे ये स्कैम हो गया। तो ये समझ लीजिए उसको भूखों लाले पड़ गए। कुछ लोगों की क्या हुआ कि शादियां टूट गई, कुछ लोग मानसिक डिप्रेशन में इतना ज्यादा है कि उन्हें होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। तो मेरा गवर्नमेंट से यही मानना कि देखिए, जनता भी आपकी है और वोट वो आपको देते हैं। आप कहते हो कि आप हमारा जो है बिल्कुल एक तरीके से आप कहते हो कि हम भगवान है आपके लिए। तो अगर जनता आपसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? ये छात्र आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो मेरा जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है कि इन बच्चों की बातों को सुना जाए और इस पर धैर्य पूर्वक सुनने के बाद में एक अच्छे से आप करिए, तो ना करिए तो सीबीआई तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन करा ही दीजिए। देखिए, जो सही है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है तो जाहिर तौर पर देखिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक रहेगा। लेकिन राघव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई, पूरे मामले का दूसरा पहलू भी तो है। कई अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट पे नाम है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए, समर्थन में है वो। छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा सर जी, कि जो भी हमारे सिलेक्टेड भाई हैं, एक एक करके सर, एक एक करके सर। हाँ संदीप जी पूरी कीजिए, फिर राघव जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, जो सिलेक्टेड भाई हैं वो ये बोलते हैं कि हमारा डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज ये भर्ती जो है 3 साल बाद आई थी जी, तब तो डिले नहीं होगा, लेकिन आज अगर 2, 3 या 4 महीने अगर डिले हो जाएगा तो इसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई कि ये भर्ती जो है दोबारा से नहीं सकती है, या इसकी जांच नहीं सकती है। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ कि इसकी जांच जो नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे जो हैं वो इसके अंदर संलिप्त आपको पाए जाएंगे, चाहे वो भर्ती बोर्ड से हो चाहे सरकार से हो। और आप देखेंगे कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो इस तरीके से होगी कि जो सरकार चाहेगी अब वो होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ये तो आपको देखोगे, आप लोग देख ही रहे हो अपनी आंखों से, और हमारे लिए तो खैर नया नहीं है, हम तो भुगतते ही आ रहे हैं, आगे भी देखेंगे कुछ ना कुछ। और एक चीज में सर और बोलना चाहूंगा कि अभी तक आप एक चीज देखिए, जिन सेंटर पे, जैसे राघव ने भी बताया था कि लगभग 30 सेंटर ऐसे हैं जिन पे एफआईआर हुई है और उनके जो कलेक्टर हेड थे या जो सेंटर के ऑनर हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई उनके पीछे की चेन नहीं पकड़ी गई, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। और आपको चीज बताता हूँ, उन्हीं सेंटरों पे आज ग्रुप डी की परीक्षा भी हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि जिन सेंटरों ने यूपीएसआई में धांधली करी है, क्या उन्होंने वो आगे ग्रुप डी में धांधली नहीं कराएंगे? एक लखनऊ का सेंटर है कृष्णा इन्फोटेक करके, मैं आपको उसका बता देता हूं। तो उस सेंटर में उसके शायद 3rd फ्लोर पे उसकी परीक्षा हुई थी यूपीएसआई की, और उसके दोनों फ्लोरों पे लेंटर में छेद है, प्रॉपर केबल डाल के नीचे सिस्टम लगा के, यानी कि एक फ्लोर उन्होंने पूरा लॉक कर दिया।
और उसमें से ऊपर से केबल डाली गई, यानी कि मेन सिस्टम से नीचे केबल ले जाके उसमें सॉल्वर बैठा के बच्चों का पेपर सॉल्व करवाया। अगर ये बात झूठी निकलती है तो आप हमें बताइए, इसीलिए हम कह रहे हैं आप एक बार इन्वेस्टिगेशन तो बिठाइए। इसमें डर किस चीज का है? जो सिलेक्टेड है वो तो सिलेक्टेड है ही ना। अभी मैं आपको रहता हूँ, मेरे को आए दिन, क्योंकि मैं मेन पिटिशनर भी हूँ तो मैं थोड़ा सा हैंडल भी कर रहा हूँ, आए दिन मेरे को बच्चे फोन करके गाली देते हैं, और जो गाली दे रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं वो कौन हो सकते हैं। पढ़ने वाला बच्चा तो कभी गाली नहीं देगा ना। ये गाली देने वाले भी वही है जिन्हें कहीं ना कहीं डर है कि हमारे 15 लाख डूब गए जी। तो व्यवस्था हमारे देश की आज ये हो चुकी है, प्रदेश की व्यवस्था ये है। ठीक है राघव जी। हाँ, मैं वही जो संदीप जी ने कहा है वही बात मैं आगे रिपीट करूंगा जी। कि जो अपनी मेहनत से हुआ है सिलेक्ट, उसको डरने की क्या जरूरत है। और अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है तो थोड़ी बहुत ये डिले होता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर मैं बता दूं, ये यूपीएसआई दरोगा का पद एक इतना सम्मानित पद है जो समाज में जाकर, पुलिस विभाग में जाकर वही काम करता है जो काम फिलहाल जो यूपी गवर्नमेंट को करना, यूपी गवर्नमेंट के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को करना चाहिए था। यही काम इनका रहेगा। अगर यहाँ पर जब ये अपना स्वार्थ दिखाएंगे कि हम 4 महीने 5 महीने का इंतजार नहीं कर सकते, और जो धांधली वाले हैं ये इनको बाहर ना किया जाए, ये भर्ती हो रहे हैं तो होने दिया जाए, लेकिन हमें सर जॉब जल्दी से सवाल ये जल्दी ना, मिल देखिए जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो लोग जो जो जिनका सूची में नाम है वो लोग क्यों नहीं 6 महीने का इंतजार कर लेते, क्योंकि उन्होंने अगर सच्चाई से ये परीक्षा पास की है तो। लेकिन अगर टेबल पर जाइएगा, बैठकर बात होगी, तब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो सामने आएंगी ना। अभी तो केवल हम एज लिमिट को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और कोर्ट कचहरी में अगर पूरा मामला फंसेगा तो उनके भविष्य को लेकर सवाल उठेंगे, तो एक सवाल फिर आपसे भी पूछा जाएगा, तो कई टर्म्स एंड कंडीशंस तो उनकी भी होंगी ना। तो जो मानने लायक टर्म एंड कंडीशन होगी सर वो उनको हम मानेंगे जी लेकिन जो हमारी मांगे जी हैं तो वो भी तो देखनी चाहिए ना भर्ती बोर्ड को या गवर्नमेंट को। जी उनकी जो मानने वाली बात होगी हम उनको मानेंगे, जी। और जो हमारी मांग है वो हमारी मांग है पूरी ठीक करें। जी। संदीप जी। हम इसके, और सर एक चीज और मैं हाँ थोड़ा लेखपाल पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी कि जैसे 8,000 पद है, 15,000 सदस्य उसमें पाए गए हैं। जी तो सर एक लॉजिकली आप सोचिए कि जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसके लिए 2021 में पीईटी परीक्षा कराई गई थी, जी क्वालिफाइंग एग्जाम था। उसी के बेस पर एक कट ऑफ निर्धारित करके और लेखपाल के लिए लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। तो सर अगर पीईटी में ईमानदारी से पास करके आते वो 15,000 बच्चे, तो उनको लेखपाल में नकल करने की क्या जरूरत पड़ती। जी तो सर कहीं ना कहीं लेखपाल में उनको नकल करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पीईटी में भी नकल की होगी, उनको नकल वहां भी करके आए होंगे। जी तो सर मतलब तो गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं और जो दलाल हैं, जिनका मतलब हो सकता है कि जैसे संदीप जी ने कहा गवर्नमेंट के कुछ मंत्री नेता वगैरह या और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जी तो कहीं ना कहीं जरूरत है। अगर एक भर्ती की जांच अगर करते हैं, यूपीएसआई की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है, जी अगर तो हो सकता है जरूरत पड़ सकती है लेखपाल की भी जांच करानी पड़े, जी पीईटी की भी जांच करानी पड़े, और भी तमाम भर्तियां उनकी जांच करानी पड़े। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी, एक बार इस पर ब्रेक लग जाएंगे सीबीआई जांच करके, तो आगे आने वाली पीढ़ी को इन चीजों को फेस नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और मेरा सवाल भी यही है, क्योंकि देखिए कई उनकी भी मांगे हैं जो 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 क्वालिफाई इस एग्जाम को कर चुके हैं। अब चूंकि आप इस मामले में पिटिशनर भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक संवाद की कोशिश होनी चाहिए, संवाद का प्रयास आपको भी एक तरीके से करना चाहिए सरकार से? सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जी कि जब एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं जी कि जब कोरोना भारत के कुछ हिस्से में आया था, तो पूरे देश में क्वारंटाइन कर दिया गया था लोगों को, पूरे देश में अर्थव्यवस्था रुकवा दी गई थी। जी क्या उसी पर्टिकुलर चीज को तो नहीं रोका गया था? उस टाइम सारी चीजें प्रभावित हुई थी। ठीक है, आज भी वही चीज है। एग्जाम्पल शायद आप समझ गए होंगे कि अगर एक कोने में कहीं वायरस फैल रहा था तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुकवा दी गई कि वायरस और कहीं ना फैल पाए। जी तो आज तो ये वायरस फैल चुका है, तो अगर री एग्जाम होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? फिर री एग्जाम में आप अपनी स्पीड दिखाइए ना। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है,
ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अगर ये सीबीआई को दिया जाता है तो मेरे को विश्वास है विद इन 15 डेज, जी विद इन 15 डेज इसका सब कुछ निकल के आ जाएगा। आप नेक्स्ट 15 डेज में एग्जाम सेंटर अलॉट कीजिए, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से एग्जामिनेशन का 1 महीने का तो प्रोसीजर हुआ, कितना बड़ा काम हो गया, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, कितनी बड़ी चीजें हमने मांग ली। दूसरी बात है, चीज बताइए, अगर मैंने कल के दिन 15 लाख रुपए दिए होते और मैं कल के दिन मैं पास हो गया होता तो मैं भी यही कहता कि भाई मैं तो पास हो गया हूं, मेरी चीजों को क्यों आप आहत कर रहे हो, मेरी इसमें गलती क्या है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ना मैंने 15 लाख रुपए किया, आपको तो लगेगा बच्चा पढ़ने वाला था, ये तो पास हो गया, सही बोल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं बताइए। जी और फिर दूसरी ओर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा लेखपाल पे, कि लेखपाल पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी अगर लेखपाल में भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। आप एक चीज बताइएगा कि अगर जैसे कि बच्चों के पास प्रॉपर आंसर की जो है प्रॉपर सीट मिली हुई है, बच्चे चिट लिख लिख के लेके गए थे कि ए का क्वेश्चन ये है, ए का फर्स्ट क्वेश्चन का बी, सेकंड क्वेश्चन का डी, से लिख के लेके गए हैं, और इसमें शायद 120 क्वेश्चन थे, शायद 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, अगर 100 क्वेश्चन आप मुझे देते हैं, मैं आपको 2 घंटे के अंदर याद करके दे सकता हूँ, विद इन 2 आवर्स मैं 100 में से 98 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ सकता हूँ। जी। तो ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं जो घर से याद करके आए होंगे, जो याद नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल डल बच्चे, वो चिट के साथ पकड़े गए हैं। जी तो आप खुद समझते हैं कितनी किस हद तक चीजें खराब हो चुकी हैं, और ये इनका सुधरने का कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी चांसेस नहीं है। इनका सिर्फ एक ही तरीका निकलता है जी। कि चीजों को फिर से फिर से दोबारा से करके और इनसे परीक्षा दोबारा कराई जाए, वो भी निष्पक्ष तरीके से। आप एक चीज बताइए, हर चीज की नीति बन सकती है हमारे देश में, हर चीज की नीति बन गई, क्या भर्ती नीति नहीं बन सकती है? क्या जो हमारा अपोजिशन है या जो अदर पार्टियां हैं वो ये नहीं कह सकती है कि भर्ती नीति होनी चाहिए? उस भर्ती नीति में ये होना चाहिए कि अगर एक एग्जाम कैंसिल होता है या कहीं धांधली पाई जाती है तो हम उसका 15 दिन के अंदर जांच करके हम 15 दिन के अंदर उसका एग्जाम कराएंगे, और जो दोषी पाया जाएगा उसे हम जेल में डालेंगे। क्यों नहीं बन सकती? आज अगर हम ये ऐसी बातें बोलते हैं तो पिछली बार जो बीजेपी के प्रवक्ता है तो उन्होंने बोल दिया था कि आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड रखते हैं। ठीक है, उस यूपीएससी वाले हैं, हम लोग भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गए, लेखपाल वाले हैं ये भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गए, 6900 वैकेंसी वाले हैं ये भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। 2009-10 में जो कांस्टेबल आज धरने पे बैठे हुए हैं इनको गार्डन लखनऊ में, ठीक है, आज वो भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गए। जो नर्स का एग्जाम हुआ था उसमें धांधली पाई गई, वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गए। टेट का एग्जाम हुआ, अगर उन लोगों ने उसकी री एग्जाम की मांग करी थी तो वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गए। आपको सबको पॉलिटिकल, क्योंकि जो आपके अनुकूल चलेगा, जो आपको लगेगा कि आपके साथ चल रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होगा। जो अपने अधिकारों की मांग करेगा वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी कमेंट में राघव जी से लूंगा, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क के लिए रंजना जी आपके पास आऊंगा। राघव जी। सर मैं बस यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से कि इस यूपीएसआई भर्ती और लेखपाल भर्ती की मैं उसकी भी मांग करूंगा कि आप इसकी सीबीआई जांच कराइए, और जितने भी सेंटर्स पे एफआईआर हुई है, जितने भी सेंटर ऑनर का नाम सामने आया है और उन पे एफआईआर हुई है, उन सेंटरों को सीज किया जाए, उन पर बुलडोजर चलवाई जाए। जैसे यूपी टेट की परीक्षा में एग्जाम को लीक कराने वालों पर बुलडोजर चलवाई गई थी इलेक्शन से पहले, उसी तरीके से इस पर चलवाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, कि जैसे आपने एक सुझाव दिया कि टेबल टॉक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो सर हम कोर्ट में बिल्कुल लास्ट में जब हमें चारों तरफ से उम्मीद खत्म हो गई थी तब हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया था। बाकी हमने डिप्टी सीएम साहब दोनों, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, जनता दरबार में 10-12 दिन लगातार चक्कर काटे योगी से मुलाकात का, लेकिन वहां से कोई हल नहीं निकला। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट की, काफी दिन हमने प्रोटेस्ट भी कर ली थी, लगभग 1 महीने, फिर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। भर्ती बोर्ड से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई, आश्वासन दे दिया, झूठा आश्वासन दे दिया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, वेबसाइट पे सारी चीजें हम प्रदर्शित करेंगे, जितने भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, सेक्शन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, रॉ मार्क्स, सारी चीजें हम भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर डालेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे अनशन को और प्रोटेस्ट को खत्म करवाने के लिए हमें गुमराह किया। तब जाके हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया था। सर कौन अपने घर से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चाहता है? कौन भूखा प्यासा ट्रेवल करके और अपने घर से सुबह निकलता है, रात में कहीं पहुंचता है, फिर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जाके सोता है, फिर सुबह जल्दी हाथ पैर धो के और वहां पर कोर्ट में फिर वहां पर गेट पे खड़ा होकर इंतजार करता है कि हमारा एडवोकेट आएगा,
फिर हमारी सुनवाई होगी, फिर ऐसे ही जिस तरीके से वो परेशानी उठा के जाता है वो वापस आता है। तो सर हम भी इस चीज को नहीं चाहते। अगर टेबल टॉक के माध्यम से अगर समस्या का हल हो सकता है तो हम इसमें बिल्कुल सहमत हैं ठीक है सर। और हम इस पर बिल्कुल एग्री करते हैं। ठीक है सर। और सर एक चीज और बता दे, एक चीज और लास्ट, कि जब लेखपाल का पेपर हो रहा था, मैं खुद पेपर देने गया था, झांसी में मेरा पेपर था, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। तो सर वहां पर इतनी उदासीनता थी, इतनी लापरवाही थी कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हम लोगों को परीक्षार्थियों के हाथों में देख लिया कि कोई कागज जैसी चीज लगी हुई है, कोई आई कार्ड इनके हाथ में है। बाकी इन्होंने नहीं देखा कि ये आधार कार्ड है, कि इनका एडमिट कार्ड है, कि यही बंदा पेपर देने आया है। जी। और सिर्फ इसी देख लिया और अंदर हमें एंट्री दे दी। यहाँ परीक्षा में OMR सीट और क्वेश्चन पेपर मुश्किल से 10 से 12 मिनट पहले दिया जाता है, वहां आधे घंटे पहले दे दिया। जी। और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी कि हाँ, जिससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सर पेट की मैं बात करता हूँ, जैसे अभी मामला आपके TV9 भारतवर्ष की चैनल की तरफ से उठाया गया था, श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी ने, कि सेंटर इतने दूर दूर दे दिए। तो सर सेंटर दूर देने से क्या धांधली रुक जाएगी? जी। आपने पहले परीक्षा कंडक्ट कराई, उसमें कितनी धांधली रुक गई? सर सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने हर परीक्षा में देखा है कि 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड शो किए जाते हैं और 7 से 8 दिन पहले सेंटर का नाम शो किया जाता है। लेकिन उन्होंने तो 1 तारीख के लगभग 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और सेंटर 500-600 किलोमीटर दे दिए हैं। सर वो 600 किलोमीटर 15 दिन में चल के जाके जुगाड़ नहीं कर सकता है क्या? जी। यहाँ पिछली परीक्षाओं में 5 दिन पहले, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड शो किए जाते थे कि कहीं ना कहीं बच्चा जो सेंटर ऑनर है उससे लिंक ना कर ले, जुगाड़ ना कर ले। वो चीज अगर आपने वो तो दूर दे दिए, क्यों क्यों बच्चा संपर्क ना कर पाए या डील ना कर पाए। तो 15 दिन पहले उसको एडमिट कार्ड मिल गया, उसको पता चल गया मेरा सेंटर ये है, जी। फलाना स्कूल है, तो वो तो आराम से कर लेगा। जी। तो ये कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ है, उनका समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। सर मेरा सेंटर 600 किलोमीटर दूर है, मान के चलो मैं जाऊंगा तो ट्रेवलिंग करके जाऊंगा तो बस का किराया भी देना पड़ेगा, फिर 1 दिन 2 दिन पहले जाना पड़ेगा तो होटल में वहां पर खर्चा, जो रूम लेना पड़ेगा वहां का वो खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो एक परीक्षा को देने के लिए कम से कम मेरे को 4-5 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं होता है कि वो इतना सक्षम हो, उसके फैमिली वाले सक्षम हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की चलिए। ये अपनी गलतियों को देखना ठीक है चाहिए सर। और ये ईगो और एटीट्यूड उसको त्यागना चाहिए। सर एक चीज लास्ट कमेंट और, कि जो गवर्नमेंट है, डिप्टी CM साहब है, दोनों की दोनों, ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बहुत प्रतिष्ठित पद पे है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री है। तो उनको देखकर हमें लगता ही नहीं है कि ये डिप्टी CM साहब है, उनको तो बस सरकार की उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष में ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। सर एक बात बताइए, कमियां आपके सिस्टम में है तो आपको विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से ये सिस्टम को सही किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता सर। जरूरत है एक ऐसा कानून बनाने की कि कोई भी सॉल्वर हो, चाहे कोई भी नकल माफिया हो, जब वो कोई गलत काम करता है, पेपर को लीक कराता है, धांधली कराता है, तो उसको पकड़ के जेल में डाला जाए, कम से कम उसको 10 साल की सजा दी जाए। जी। और कोई भी सेंटर है उसको तुरंत की तुरंत सीज किया जाए और उसको बुलडोजर चलवा दी जाए और जी। 10 साल से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है सर। विपक्ष पर ठीकरा फोड़ने से, आरोप लगा देने से हमारा सिस्टम दुरुस्त नहीं हो जाएगा। जी। और अंततः मेरी एक ही मांग है कि जो UPSI में जो मेडिकल प्रक्रिया चल रही है, उस पर तुरंत की तुरंत रोक लगाई जाए और CBI इन्वेस्टिगेशन की चलिए। जो हमारी मांग ठीक है, है मेडिकल प्रक्रिया उसको। पर रोक फिलहाल आपकी मांग आप कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है। रंजना जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए कई मामले हैं, कई पहलू है जिस पर जांच होने की जरूरत है, जैसा कि राघव जी और संदीप जी बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है क्योंकि देखिए सोलवर गैंग का जो नेक्सस है और जिस तरह से गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में 178 से ज्यादा हो चुकी है। अब देखिए लेखपाल परीक्षा मामले में भी अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये तो बड़ी चुनौती सरकार के लिए बन रहा है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर सरकार की मंशा भी साफ है, हम अब कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सोलवर गैंग का जो नेक्सस है इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। और सवाल ये भी उठता है कि भाई कब इन पर बुलडोजर चलेगा, कब ये नेक्सस टूटेगा? क्लोजिंग रिमार्क्स रंजना जी। जी सर, मैं वही बात कह रही थी कि हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ जो है यूपी तक सीमित नहीं है, वो सभी जगह भारत के कई राज्यों में फेमस है इस चीज के लिए कि वो न्याय देते हैं। वो जो भी देखिए अभी जो नोएडा में इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराई गई उसके पीछे कहीं ना कहीं बुलडोजर ही था।
तो कहा जा सकता है कि देखिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो बाबा जी को कहीं ना कहीं उन पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट जो है कभी ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाए, उसके ऊपर ये भर्तियों का जो थोपा जाए कि भर्तियां गलत तरीके से कराई गई। तो जब 25 मई को जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो उसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला था, डिप्टी सीएम ने बोला था कि भर्तियां जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हुई है, उसमें कोई घोटालेबाजी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि उन तक ये बात नहीं पहुंची कि किस तरीके से कि बराबर जो है जब से भर्तियों हुई और उसके बाद जैसे उनका रिजल्ट निकला तो रिजल्ट निकलने के बाद बराबर गिरफ्तारी हो रही है, बराबर जो है लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सेंटरों को सीज करना चाहिए। मैंने राघव की बात सुनी है और जो इनकी संदीप परिहार जी की बात सुनी, तो इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं सारे सेंटर को जो है सील करना चाहिए और बाबा जो फेमस है न्याय के लिए उनको बुलडोजर अपना घुमाना चाहिए और एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए। चलिए वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी। सर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए और मेडिकल परीक्षा जरूर स्थगित करा देनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है। चलिए ठीक है सर, ठीक है रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब भर्ती बोर्ड की तरफ से मेडिकल प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि मेडिकल प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए, लेकिन आखिर ये जल्दबाजी क्यों है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है, किस तरह से सरकार इस मामले पर स्टैंड लेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नमस्कार।